अंदर मतलब फ्रेंड्स बनाने का एकदम ख़त्म हो गया। उन लोगों को बिल्कुल फ्रेंड्स नहीं बनाना अच्छा लगता। जो भी होता है मोबाइल से बात करना, कोई फिज़िकल एक्टिविटी करने का मन नहीं करता है। और कोई भी स्कूल जाने पे भी इन लोग को मतलब जो भी वर्क होता है वो नहीं करते हैं, बोलते हैं कि हम लोग को व्हाट्सएप कर दो, हम लोग उसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे। तो लिखने की आदत एकदम छूट गई है, कुछ करने का मन नहीं करता इन लोग। आपकी फीलिंग्स का रिमोट दूसरों के हाथों में नहीं होना चाहिए। आपकी फीलिंग्स आप तक सीमित रहनी चाहिए। आप खुश रहो या आप दुखी रहो, दूसरा इसे डिसाइड नहीं कर सकता है, ठीक है? कोई भी आपके साथ कुछ भी करे, अब आपको मार्क्स ही ख़राब आ गए तो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा कैपेबिलिटी उतना नहीं था, मुझसे अच्छा करके आगे ला सकते हैं। ये जो डिप्रेशन की बात है ना, एक्चुअली में ऐसा कोई फिनोमेना तब तक नहीं होता जब तक आप नहीं मानते। भारत एक ऐसा देश है जहां हम सुनते हैं ध्यान या प्राणायाम तो हमें लगता है कि कोई ना कोई बाबा या साधु की बात हो रही है और जिसके लिए हमें हिमालय तक की यात्रा करनी पड़ेगी। लेकिन मेरे साथ जो हैं आप उन्हें देख सकते हैं तस्वीरों में, क्या वो बाबा लग रहे हैं या वो अभी लेटेस्ट ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं? आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम पहुंची है बैंक मोड़ उर्मिला टावर, जहां हम मयंक सिंह से बात कर रहे हैं जीवन जीने के तरीके पे। यहाँ पर मेधा योगा कार्यशाला लेवल 1 चल रहा है। मैं इसकी पूरी प्रक्रिया को समझूंगी ताकि अन्य अभिभावक बंधु भी इसका फायदा उठा सकें और किस तरह हम अपने जीवन को बेहद सरल तरीके से जी सकें, आज सर से वो भी जानेंगे। सर पहले तो अपना एक विस्तृत परिचय दे दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम मयंक सिंह है और मैं जियोलॉजिस्ट हूँ, भूगर्भ शास्त्री, और प्रोफेशनली मैं इस पे काम करता हूँ। पर जिसको बोलते हैं पैशन वाइज, जिसको बोलते हैं आपका कुछ शौक, तो शौकिया तौर से मैं स्टार्ट किया था आर्ट ऑफ लिविंग जो संस्था है। लास्ट 21 साल पहले मैं इसमें ज्वाइन किया था और लास्ट 11 साल से मैं इस पर प्रशिक्षक भी हूँ अब। और हम लोग बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, कॉलेज गोइंग, जेल में, अलग अलग जगह के, गांव में, सब तरह के कोर्सेज कराते हैं। तो आज हम ये 13 से 18 साल के बच्चों का मेधा योगा लेवल 1 करा रहे हैं, जो 13 to 18 ईयर्स के हो गए, जो टीनेजर्स बोलते हैं। इनके में ये इमोशंस और हार्मोनल चेंजेस हो रही है ना, उस पर काफ़ी कंट्रोल होना चाहिए जो नहीं हो पाता है। तो इस वर्कशॉप में हम इनको इस पे ध्यान कराएंगे। सर यहाँ कौन कौन से स्कूल के बच्चे आ रहे हैं? हाँ, अभी तो इसमें आज कार्मल स्कूल धनबाद, डिनोबली स्कूल CMRI और DAV बनियाडी के बच्चे लोग भाग ले रहे हैं इसमें। और अभी नेक्स्ट फिर क्योंकि जगह की थोड़ी कमी थी इसलिए हम लोग इसको छोटा ही मतलब रखे हैं, फिर इसको नेक्स्ट भी आगे बढ़ाने का है। नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ में हम लोग फिर करेंगे। सर अगर कोई अन्य स्कूल के प्रिंसिपल या टीचर्स आपसे जुड़ना चाहे तो उसके लिए कुछ खास प्रक्रिया है रजिस्ट्रेशन के लिए या कुछ? जी, जैसे अभी हम लोग छोटे जगह कर रहे हैं तो इसमें एक शुल्क है जो थोड़ा सा हायर होता है, बट स्कूल में जब कराते हैं तो हमें इसका कंसेशनल रेट बहुत होता है और वो स्कूल के लिए बहुत अच्छा इसका पैकेज है। हालांकि हमने दिल्ली पब्लिक स्कूल में अगस्त जुलाई महीना में कराया है और स्कूल्स में राजकमल में बात चल रही है और धनबाद पब्लिक, डिनोबली में भी बात चलेगी। हम चाहते हैं और भी स्कूल्स जो हो तो वो सब भी आए। हम लोग प्रिंसिपल्स को चाहेंगे इसकी बहुत मतलब क्या जो मिनिमम कॉस्ट है बस देना है एक रजिस्ट्रेशन के लिए उनको, सो डैट एक उनका उस पर लगा रहे। फ्री में होने से ना लोग उसको वैल्यू नहीं करते, इसलिए एक छोटा सा शुल्क लेते हैं लाइफ लॉन्ग के लिए इनका। जैसे मैंने बोला अभी कि ये बच्चे के लिए एक बार कोर्स कर लिया तो ये हरदम फ्री है उनके लिए, जब चाहे वो रिपीट भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी ये बात है। तो जितने प्रिंसिपल्स हैं, स्कूल के टीचर्स हैं जो, वो हमें ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9835160645, ये हमारा नंबर है। व्हाट्सएप भी इसमें है, अगर वो चाहे तो कांटेक्ट करें या मुझे बस मैसेज भी कर दे। फेसबुक, इंस्टाग्राम सब में मैं हूँ। तो हम ज़रूर चाहेंगे बच्चों में इस तरह की अच्छी मॉरल वैल्यूज़ एंड कॉन्फिडेंस, स्ट्रेस फ्री जो है वो उनको मिले। सर एक सवाल और, जैसे हम कहते हैं कि हर अच्छी चीज़ अपना कीमत
वसूलती है। तो ये जो ध्यान का मार्ग है उस पे एक इंसान या फिर कोई साधक ही है, उसे क्या क्या कीमत चुकानी पड़ती है? कीमत तो मैं बोलूँगा बहुत, एक जो मॉनेटरी बोलते हैं वो तो बहुत कम है, कुछ भी नहीं, पर उनको जो अनुभव मिलता है उसका कंपैरिजन आप कितने भी पैसा दे दीजिए वो कम है। उनको क्या देना पड़ेगा, उनका समय थोड़ा देना होगा, उनको थोड़ा डिसिप्लिन होना होगा और रेगुलर करना होगा। बस यही उनसे मांगा जाता है कि आप अपने जीवन में एक अभ्यास करें, रोज़ एक रूटीन फॉलो करें और थोड़ा सा टाइम दें, बस यही देना है उनको। सर, आप विज्ञान के स्टूडेंट रहे हैं, तो ये बताइए कि ध्यान में क्या विज्ञान है, या ध्यान में क्या विज्ञान है, राइट? ध्यान का क्या विज्ञान है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। बेसिकली मैं जैसा जानता हूँ या समझता हूँ, विज्ञान के ऊपर जो चीज़ है वो ध्यान है, और दोनों एक साथ चलती, दोनों साथ ही साथ भी है। आप दोनों को अलग भी नहीं कर सकते हैं और दोनों को मतलब साथ में भी लेके ही चलना होगा। ध्यान को और विज्ञान को, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। आप अगर साइंस पढ़ते हैं या साइंस नहीं भी पढ़ते हैं, जीवन ही साइंस है, आर्ट्स भी लेते हैं तो वो भी साइंस है, ऐसा नहीं है कि वो साइंस नहीं है। तो ये सब को लेके ध्यान बहुत हेल्प करता है आपको, जो भी आप लाइन में है ना। अगर विज्ञान में तो 100%, इवन कॉमर्स, इवन इसमें भी आर्ट्स में भी अगर आप है या कोई भी लाइन है, उसमें ध्यान साथ ही साथ चलेगा। और आपको जो एफर्ट देने में, जैसे सीढ़ी आप 10 सीढ़ी चढ़ने में आपको एक एफर्ट लगता है, ध्यान के साथ करेगा तो वो 5 सीढ़ी का एफर्ट या 4 सीढ़ी का एफर्ट ही लग जाएगा। ऐसा भी है, कम ऊर्जा में आपको ज़्यादा आउटपुट जिसको बोलते हैं वो। सर, आपकी नज़रों में आर्ट ऑफ लिविंग का क्या अर्थ है? मेरे लिए तो आर्ट ऑफ लिविंग पार्ट ऑफ लिविंग हो गया है, जीवन में ही आ गया है। और जैसा वर्ड है ना, जीवन जीने की कला। जीवन तो जीते हैं हम सब, पर वो एक कला होती है ना, वो सीखने का एक, हर जैसे बोला जाता है, आप जैसे कॉमर्स आप पढ़े तो कॉमर्स के आपके एक टीचर होंगे, साइंस में पढ़ा तो मेरी भी एक कोई टीचर। तो हर एक चीज़ के लिए एक टीचर होना ज़रूरी है। म्यूज़िक सीखते हैं तो अध्यात्म के लिए भी आपको एक प्रशिक्षक या गुरु चाहिए। तो मैं श्री श्री रविशंकर जी को गुरु ही मानता हूँ, और दुनिया में भी गुरुदेव ही बोला जाता है, उनके या गुरु जी बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने जो सहज ढंग से, जो सरल ढंग से, इतने आराम से श्वास की प्रक्रिया के, सांस तो हम सब लेते हैं ना, तो बस सांस ही लेते रहना है, और यही है आपका, बस उसको थोड़ा सा एक पैटर्न दे के करना है, यही एक आर्ट ऑफ लिविंग है। सर, ये जो योग, प्राणायाम और ध्यान जो हम करते हैं, तो क्या उसमें ज़रूरी है कि हम किसी इंस्ट्रक्टर के अंदर ही करें, या अगर हम बाय चांस टीवी देखकर करें या किसी सोर्स से, तो क्या ये चांस है कि हम वो क्रिया गलत करने लगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसका निगेटिव इम्पैक्ट होगा बॉडी पर? जी, मैं बोलूँगा नहीं, पर मैं बहुत आज से कुछ साल पहले मैं कुछ टीवी में होता था टेलीकास्ट, और उसके कारण बहुत लोगों को प्रॉब्लम भी हुआ है। मेरे भाई डॉक्टर है तो बहुत खुश होते थे कि ऐसे ही योगा सिखाओ, मेरे पेशेंट बढ़ते हैं। क्योंकि आप योगा क्या है ना, सबके लिए अलग अलग होता है। मेरा शरीर, आपका शरीर, सबका शरीर अलग है। तो टीवी में जो बैठा हुआ है वो आपको फिजिकली नहीं देख रहा है, सामने नहीं देख रहा है, वो तो अपना इंस्ट्रक्शन दिए जा रहा है। और हम अभी यहाँ पे देख रहे हैं कैसे बैठे हैं सब बच्चों के, 15, 20, 25 बच्चों के साथ 2 टीचर, 3 टीचर ऐसे रहते हैं। तो हम लोग इंडिविजुअली हर बच्चों को देख रहे हैं। तो हर का ना एक अनुभव स्टाइल है सबका, आप सबको एक चीज़ नहीं दे सकते हैं, उसमें थोड़ा मॉड्यूलेशन करना पड़ता है। तो ऑन टीवी समय देखिएगा तो उसमें एक रेगुलर है, आपको करते रहिए, और बहुत बार इसका साइड इफ़ेक्ट भी बहुत होता है, तो वो बहुत हानिकारक है, वो नहीं करना चाहिए। सर, जैसे हम लोग टीवी में देखते हैं तो कहा जाता है ना, ये या किसी गुरु से देखते हैं, ये सांस ले रहे हैं तो अपने सांस को देखो, तो ये सब, ये बहुत कठिन प्रक्रिया है। जिस तरह गुरु शब्दों में कह देते हैं और जो सामने कर रहा है उसके लिए काफ़ी अलग अनुभव रहता है, क्योंकि वो उतना प्रखर नहीं रहता है कि वो सांस किस रिदम में जा रहा है उसे महसूस करे। और ये वन टाइम टास्क भी नहीं है कि तुरंत हो जाए। तो ये कितने दिन में कोई ध्यान पर मतलब पकड़ बना सकता है कि मैं जो कर रहा हूँ? जैसा कि आर्ट ऑफ लिविंग में है या साइंस प्रूव कहता है, कोई भी चीज़ आप निरंतर 45 दिन अगर करते हैं, ठीक है ना, तो वो आपका अभ्यास में आ जाता है जी। और आप वो चीज़ छोड़ देंगे ना तो कुछ मिसिंग लगता है। तो आप जैसे बोले कि टफ़ लगता है, ज़रूर टफ़ लगता है। जैसे आप जिम में जाते हैं, पहला दिन दूसरा दिन लगता है कैसे होगा, बट अगर आप उसको रेगुलर करते हैं तो फ़ायदा और लगेगा। हाँ ठीक, तो क्यों नहीं, पहले आप मान लीजिए 5 किलो उठाते थे, रेगुलर उठाइएगा तो 10 किलो भी उठा पाएंगे। तो उसी तरह योग, प्राणायाम, जो ध्यान है, पहला दूसरा हफ्ता भी अब हो सकता है, अगर आप फिट नहीं है, आपको आदत एकदम नहीं है,
तो आप डिफ़िकल्ट आपको होगा। और सबसे मज़ेदार मालूम है, मैं जो है सबसे मज़ा आता है, मैं जब यंग एज में किया था ना, मैं 19 प्लस में जब स्टार्ट किया था, मेरे दोस्त मुझे बोलते तू इस एज में कर रहा है, बाबा बनेगा क्या, ये है। और हमारे यहाँ पे रूल ये है कि आप बूढ़े जब हो जाएंगे तब ये योग प्राणायाम करना चाहिए। और मेरा सबसे मज़ेदार है, साइंस स्टूडेंट है, बूढ़ा जब हो गया, मेरा 40-50 साल, मेरा पूरा बॉडी पार्ट्स अकड़ चुका है, फिर आपको बोलिए कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। पर आप अगर बचपन से कर रहे हैं तो आप जानते हैं बचपन कितनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है आपकी, हर कुछ कर। तो अगर ये चीज़ आप निरंतर बचपन से कर रहे हैं तो इसका फ़ायदा 100% होगा। बीमार बहुत कम पड़ेंगे, आपकी बॉडी फिट रहेगी। आप 60 साल तक कुछ किए नहीं, अब आप सीधे चले हैं योगा करने और अपने को 20 साल बनाना, हो पाएगा क्या? कभी नहीं। जो बोला जाता है ना, हेल्थ वेल्थ है। हम लोग अपना जीवन भर वेल्थ के लिए अपना हेल्थ गंवाते हैं, वेल्थ कमाने के लिए, है ना। और वापस जब वेल्थ आ गया, एक मान लीजिए 60 साल में वेल्थ कमा लिए कुछ, और वापस उससे हेल्थ चाहते हैं, मिल पाएगा क्या? कभी नहीं मिल पाएगा। तो ये एक मिसकंसेप्शन है, मैं बोलूँगा लोग के बीच में, कि हम बाद में योग करेंगे, बाद में टाइम देंगे। बाद में कुछ होता नहीं है। और आज के दिन में आप जैसे देख रहे हैं, लोग 30, 40, 50 में ही सबकी मृत्यु भी हो जा रही है, लोग बीमार पड़ जा रहे हैं, वापस आने में बहुत मुश्किल है। इंग्लिश में जो कहावत है, स्टिच इन टाइम सेव्स 9, माने आप जो चीज़ जल्दी करेंगे, मतलब एक समय पे करेंगे, तो उसका सुधार आपका जल्दी होगा, बजाय कि वो बिगड़ गया हो फिर सुधारिए तो मुश्किल होगा। सर, जैसे कि हम ध्यान की बातें करते हैं, लेकिन जिस ध्यान को लेकर जितना अनुशासन चाहिए, हमारा मन उतना अनुशासित रहता नहीं है। तो जब हमें कोई सलाह देता है, जैसा मैं स्टार्टिंग में कह रही थी कि पहले कहा जाता था ध्यान रखा करो, लेकिन आप कह रहे हैं ध्यान करा करो। ठीक है, ध्यान करना है। तो जब मन अनुशासित नहीं है और मेरा कोई डेली रूटीन नहीं है, मान लीजिए, तो मैं कैसे ध्यान की ओर बढ़ूं? मुझे नहीं पसंद आता कि 6 बजे सुबह जागना, और मेरे लिए 12 बजे ही सुबह हो रहा है। उस पर आप क्या सोचते हैं वैसे लोगों के रूटीन के लिए? ठीक है, ये तो बहुत अच्छा है। मैं जैसे बोला, आर्ट ऑफ लिविंग में बहुत यंग एज में किया था, जस्ट टीनेजर्स पार कर रहा था तब मैं, तो उस समझ में ऐसा हर समय टीनेजर्स अपने को बॉस ही समझते, तो मैं उस समय भी अपना था। बट मैं ये देखना चाहता हूँ कि अगर हम अनुशासन करते हैं, तो अनुशासन मीन्स आपको अंदर से वो होना चाहिए, है ना। और एक होता है बाहर से किसी का शासन करना, तो ये अनुशासन आपके अंदर से आना चाहिए। और जब आप देखिए, सबको मालूम है उनका अच्छा क्या है, बुरा क्या है। अगर आप सचमुच पूछिए तो जैसे किसी को बोला जाएगा 6 बजे उठना अच्छा है कि 12 बजे, तो अगर वो तर्क में रहेंगे तो बोलेंगे सुबह 6 ही बजे उठना है, पर कुतर्क में क्या बोलेंगे 12 बजे भी उठना सही है। वो तो ठीक है। आर्ट ऑफ लिविंग में सबसे मज़ेदार ये है ना कि आप अपना रूटीन जो रखना चाहते हैं रखिए। बेस्ट इफेक्ट आपका 6 बजे 5 बजे होगा उठने से, पर अगर आप 12 बजे भी उठते हैं तो थोड़ा सा सफाई करके, मैंने कपड़ा नहाने का मन नहीं है तो कम से कम कपड़ा बदल लीजिए, ये कर लीजिए, और आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सुबह 4 बजे ही उठना, ब्रह्म मुहूर्त 4:30 बजे होता है, ये समय ज़रूरी नहीं है। हाँ, वो अति उत्तम, दैट्स द बेस्ट टाइम। पर आप जब लेट करेंगे, अनुभव होगा, अच्छा होगा, पर वैसा नहीं होगा, पर होगा, बेटर होगा। मैंने इट्स कॉल्ड डूइंग नथिंग से अच्छा है डूइंग समथिंग। कुछ भी करने से, ना करने से अच्छा है कुछ आप करिए रेगुलर। तो मुझे जो लगा, मैं भी ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं रोज़ 4 बजे उठ के करता था या नहीं, क्योंकि उस समय भी कभी कभी मैं भी मिस करता था। बट जैसे एग्ज़ाम हुआ, स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो तुरंत बैठ जाओ भाई ध्यान करने, क्योंकि एग्ज़ाम देना है, और रिज़ल्ट अच्छा होता रहा मेरा। सो मैं यही बोलूँगा कि ऐसा नहीं है कि आप एकदम रूटीन फॉलो करें, पर रूटीन थोड़ा तो फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन हम 12 बजे उठे, दूसरा दिन 2 बजे उठे, कभी शाम को उठे, ऐसा नहीं। आपको एक रूटीन कुछ तो, जैसे 12 बजे आपको उठने का आदत है, ठीक है, तो आप 12 बजे वाला फॉलो करिए उस हिसाब से, और आप उसको अभ्यास करेंगे तो फ़ायदा होगा। नहीं तो बहुत बार ऐसा है ना कि आप अगर गोल एम नहीं रखते हैं ना, तो आप दुनिया में बस, जैसे फुटबॉल होता है, फुटबॉल को आप छोड़ दीजिए तो ग्राउंड में क्या होगा, फेंकाता रहता है इधर उधर। तो जीवन में हम लोग का भी वही होगा, कोई ये बोला, कभी इधर बोला, कोई इधर बोला, हम लोग फेंकाते रहेंगे लोग की बातें सुन के, और हम अपना कुछ अस्तित्व ही नहीं रखेंगे। इसलिए ध्यान, ज्ञान, प्राणायाम का एक समय होना चाहिए। जैसे आप खाना खाते हैं, कुछ भी करते हैं, उसका एक समय है ना, तो उसी तरह इसका भी एक समय ज़रूर होना चाहिए। सर, एक अंतिम सवाल,
जैसे कोई मरीज है और उसके पास अंतिम ऑप्शन है या वो दवा का खाकर खुद को ठीक करे या दूसरा ऑप्शन है ध्यान। लेकिन मान लीजिए वो पेशेंट जरा जिद्दी है, उसे लगता है कि मैं सिर्फ दवा पर डिपेंड रखूं क्योंकि ध्यान में अनुशासन चाहिए, बैठकर उसे करना है। आप कुछ ऐसे तर्क आज दे दीजिए जिससे लोग दवा छोड़कर ध्यान की ओर बढ़ें। जैसे बोला जाता है दवा जो है, मेडिसिन बहुत ज़रूरी है, जी और ये आपको अगर ठीक करना है तो ज़रूर है इसका अब लेना, वो भी आप रेगुलर टाइम पे लेते हैं तो फ़ायदा। बोला जाता है ना डॉक्टर कभी सुबह लीजिए शाम लीजिए, ऐसा तो नहीं है आप दोनों टाइम, जैसे 2 टैबलेट खाना है तो एक ही टाइम खा लेंगे, ऐसा तो नहीं, सुबह शाम। तो हर चीज़ का एक अभ्यास बहुत ज़रूरी है। प्लस मैं थोड़ा सा आयुर्वेदा पे ज़्यादा विश्वास करने लगा हूँ। आयुर्वेदा जो है ना, ये हमारी पुरानी पद्धति है, तो इसको आप अगर रेगुलर खाते हैं आयुर्वेदा, जो स्लो प्रोसेस है, आप 45 दिन 20 दिन कम से कम टाइम लगता है इसको एडजस्ट होने में, अगर आप इसको खाएंगे तो इसका बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। पर आप जानते होंगे एलोपैथी का साइड रिजल्ट होता है, कुछ नेगेटिव रिजल्ट होता है। तो आप अगर एलोपैथी खाते हैं तो उसका साइड इफेक्ट होता है। एलोपैथी में कहा जाता है इमीडिएट इफेक्ट है, सुई लगा तुरंत ठीक हो गया, बट उसका कोई ना कोई दूसरा बीमारी हो सकता है या कुछ आपको देगा साइड इफेक्ट। आयुर्वेदा में ऐसा कुछ नहीं है। आयुर्वेदा इज़ लाइक स्लो प्रोसेस, बट वो आपका सब बीमारी को करीब करीब ठीक कर सकता है। तो कोरोना काल में आयुर्वेदा को मैंने काफ़ी फॉलो किया और एलोपैथी भी लिया थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं बोलूँगा नहीं, बट आपने देखा होगा रेमडेसिविर मेडिसिन जैसा वैसा जैसा इतना ज़्यादा फेक चल रहा था, समझ में नहीं आ रहा था क्या है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है मेडिसिन एलोपैथी ज़रूरी है, बट इस पर बहुत ज़्यादा नहीं हो क्योंकि इसके कारण आपकी हेल्थ डिटोरेट करती है। आयुर्वेदा जितना आप यूज़ करें, साथ में ऑल्टरनेट भी रखें, मतलब एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेदा भी लाइफ में इंक्लूड करें। और आयुर्वेदा है क्या, सब ऑर्गेनिक चीज़ आपके पेड़ के जितने हैं, तो प्योर चीज़ है वो, उसमें कोई मिक्सचर नहीं है। तो आप अगर वो अनुभव करेंगे तो मुझे लगता है धीरे धीरे बचपन से ही किसी बच्चों को अगर आप आयुर्वेदा खिलाते हैं ना, तो उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है, मानसिक विकास जो होता है वो भी बहुत बढ़ता है। तो मुझे लगता है आयुर्वेदा इज़ द फ्यूचर फॉर द वर्ल्ड। कोयलांचल की ताज़ा तस्वीरें। आज 4 दिवसीय कार्यशाला का दूसरा दिन है, जिसे हम मेधा योगा लेवल 1 कहते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा की जा रही है। मुख्य गाइड में मयंक सिंह और सोनाली सिंह जी हैं। आज मैं बच्चों से पूछूंगी कि ध्यान करके उन्हें कैसा महसूस हो रहा है और वो अपने बाकी दोस्तों को ध्यान के प्रति कैसे मोटिवेट करना चाहती हैं। पहले तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमृत कौर है। और आपका क्या नाम है? कुमांश नारंग। और आप? मेरा नाम आयुषी आनंद है। आप कौन से स्कूल से हैं? आई एम जिनोबली स्कूल। नॉबली स्कूल से। पहले तो ये जो आप लोगों का वर्कशॉप हो रहा है यहाँ पर, इसमें कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है, क्या हुआ अभी तक? कंसंट्रेशन लेवल थोड़ा बढ़ा है और खुद में कॉन्फिडेंस आया दैट कर सकते हैं। जी। और ये आया है कि ज़रूरी नहीं है कि हम नेचुरल रह के भी हम दूसरों को बता सकते हैं हम कितने अच्छे हैं। बनावटी रह के हमें नहीं ज़रूरत है कि हम दूसरों को बताएं कि हम बहुत अच्छे हैं। हम नेचुरल रह के बता सकते हैं कि हम कितने अच्छे हैं। और तुम किस क्लास में हो? 8th में हो। तो ये जो यहाँ पर अपने फ्रेंड के साथ आई हो या अकेले आई हो? अकेले आई। अकेले आई हो। कहाँ से आती हो? धोवाटान। तो अभी 2 दिन और आओगी? हाँ जी। ये तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला, आर्ट ऑफ लिविंग और यहाँ ये हो रहा है? एक्चुअली स्वाति टंडन जिनके घर यहाँ हो रहा है जी। वो मेरी मम्मी की फ्रेंड है, तो उन्होंने एक मैसेज भेजा था, उसके द्वारा हुआ। उसके द्वारा मम्मा को पता लगा, तो उसके द्वारा फिर हम लोग ने बुक कराया। तुम्हें पता है आर्ट ऑफ लिविंग क्या है? नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है या मतलब कुछ मेडिटेशन के बारे में पहले से नॉलेज था? कुछ नहीं, ये सब कुछ फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रही हो। तो अभी तुम लोग जो कर रही थी वो क्या था, क्या क्लास चल रही थी अभी? वो हमारी मेडिटेशन क्लास चल रही थी जी। उसमें चक्र है, सूर्य चक्र समथिंग वो है, जिससे मेडिटेशन और कंसंट्रेशन बनता है और स्ट्रेस कम होता है।
तो तुम जब पढ़ाई करती हो तो उसमें फोकस का कभी लगता है कि बहुत कम हो गया है या मुझे किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है? कभी कभी डीमोटिवेट हो जाते हैं अगर कोई सब्जेक्ट नहीं पसंद है, बट कल मैंने ट्राई किया, जैसे कि मैम ने बोला कि जो सब्जेक्ट हार्ड लगता है उसे ट्राई करिए, तो मैंने ट्राई किया तो काफ़ी हद तक मुझे बहुत हद तक मुझे लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ ये सब्जेक्ट। तो मैम लोगों का कैसा, मैम लोग तुम लोगों के साथ कैसा मतलब एक्सपीरियंस रह रहा है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत कंफर्टेबल फील होता है एंड आप किसी से बात कर सकते हो वैसे हैं, और आप कंफर्टेबली उनको इनकरेज भी वो इनकरेज करते हैं बहुत, और कंफर्टेबल करते हैं हमें। तो यहाँ पे क्लास कितने घंटे का हो रहा है टाइमिंग? 2 घंटे का हो रहा है। और आपके फैमिली में और भी भाई बहन सिबलिंग्स हैं? हाँ जी, कितने हैं? एक ही है। वो एक ही है। तो ये जो तुम मेडिटेशन और ये सब कुछ कर रही है, तो वो अपने जो फ्रेंड यहाँ नहीं आ पा रहे उन्हें बताती हो कि मैं ये हाँ जी। कैसा कर रही हूँ? हाँ जी, तो आज कुछ मैसेज देना चाहोगी अपने बाकी जो बच्चे नहीं यहाँ पर आ पा रहे हैं कि वो यहाँ कैसे जुड़ सके, या कुछ कहना चाहोगी? मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, ना कि सिर्फ पढ़ाई में मन लगाने के लिए, खुद को डिस्ट्रेस करने के लिए भी, और अपने आप को जो आजकल की सोसाइटी और जनरेशन ख़राब हो रही है जी। बिकॉज ऑफ कंप्यूटर एंड मोबाइल, उससे भी एडिक्शन से दूर करने के लिए भी ज़रूरी है। तुम फ़ोन चलाती हो? अभी तो थोड़ा कम चलाती हूँ मैं। पहले चलाती थी? नहीं, मैं पहले से ही कम चलाती हूँ। पहले से ही कम चला, तो मतलब अब तो पढ़ाई ऑनलाइन हो गया, इस कारण चलाती हो? हाँ जी। ओके। अब मैं उमांस से जानूंगी उसे ध्यान करके कैसा लग रहा है। पहले तो उमांस, आप किस क्लास में हो? मैं 8th स्टैंडर्ड में हूँ। 8 में ही हो। तो अभी कैसा फीलिंग हुआ जब यहाँ 4 दिनों का अभी कोर्स होगा, आज दूसरा दिन है ना आप हाँ जी। लोगों का, तो कैसा लग रहा है मैम लोग और सर के साथ? बहुत मज़ा आ रहा है, और मैम और सर दोनों गेम्स के फॉर्म में जो भी विजडम है या जो भी वो सिखाते हैं सब गेम्स के फॉर्म में होता है, जो ज़्यादा अंडरस्टैंड आदमी मैं कर पाता हूँ, और जो भी देना चाहते हैं वो अच्छे से ग्रास्प पाता है, वो कर पाता हूँ। वो तुम कौन से स्कूल से हो? मैं डिनोबली CMRI से हूँ। तो ये बताओ कि आज तुम्हारे क्लास के सारे बच्चे तो यहाँ नहीं आ पाए होंगे, तो जी। बस तुम लोग कुछ ही लोग हो। तो जो बाकी बच्चे नहीं आ पाए हैं तो वो लोग क्या मिस कर गए? बहुत चीज़ें मिस करके, जैसे जिनकी भी कंसंट्रेशन उतनी नहीं है वो उसको इंक्रीज़ नहीं कर पाए। इससे दिमाग बहुत खुलता है, ज़्यादा चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, और इससे बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस आ जाती है दिमाग में। तो तुम पहले फ़ोन चलाते थे? नहीं, ये कोरोना के बाद से ही चलाना शुरू किया है। तो अभी तुम कितने घंटे फ़ोन चलाते हो? 2 to 3 आवर्स। तो ये जो टेक्नोलॉजी का अब जो हम लोग ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, ज़्यादा यूज कर रहे हैं, तो उससे तुम्हें क्या लगता है कि क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो रहा है बच्चों में? इमेजिनेशन बहुत ही कम होती जा रही है, सब लोग टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो रहे हैं, चाहे ड्राइंग बनाने से लेके कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग तक मैथ्स की, और उससे कोई भी अपनी लाइफ को इग्नोर करता रहता है। मतलब कोई भी जो बाहर जाता है और उसमें भी मोबाइल भी लगा रहता है, कोई भी नेचर की ब्यूटी को नहीं करता, सिर्फ जो मोबाइल में देखते हैं वही उसको में लगे रहते हैं। तो ये जो आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा हो रहा है, तो तुम्हें आर्ट ऑफ लिविंग का मतलब पता है? नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम है तो मुझे अभी उतनी नॉलेज नहीं है। वैसे तुम्हें ये कुछ भी नॉलेज लाइफ को लेकर के, जीवन को लेकर तुम क्या सोचते हो? हम लोग अपना जीवन जीना चाहिए कि कोई भी किसी को अपना बटन नहीं देना चाहिए। जैसे भी मैम ने हम लोग सिखाया था जी। कि किसी को भी अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस का बटन नहीं देना चाहिए जी। कि आप लीजिए और बताइए हमको क्या करना है, और हम लोग हमेशा नेचुरलनेस से आगे बढ़ना चाहिए, किसी की कॉपी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, तुम्हें कुछ ऐसा प्रॉब्लम, जब अभी तो तुम पढ़ाई कर रहे हो, छोटे हो, कुछ लगता है ऐसा कि बच्चों में अब वो चीज़ मिसिंग होते जा रही है, या तुम्हारे कोई फ्रेंड ऐसे हों जो तुम्हें लगता हो कि वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे, उनमें क्या ऐसी कमी दिख रही है तुम्हें? वो लोग जो भी हैं वो लोग के अंदर मतलब फ्रेंड्स बनाने का एकदम ख़त्म हो गया, उन लोगों को बिल्कुल फ्रेंड्स नहीं बनाना अच्छा लगता। जो भी होता है मोबाइल से बात करना, कोई फिज़िकल एक्टिविटी करने का मन नहीं करता है, और कोई भी स्कूल जाने पे भी इन लोग को मतलब जो भी वर्क होता है वो नहीं करते हैं, बोलते हैं कि हम लोग को व्हाट्सएप कर दो, हम लोग उसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे। तो लिखने की आदत एकदम छूट गई है, कुछ करने का मन नहीं करते हैं इन तो लोग ये को। जो वर्कशॉप का आज दूसरा दिन है, तो तुम्हें इसका फ़ायदा लग रहा है? बहुत फ़ायदा लग रहा है। आदमी उसमें हार्ड वर्किंग के लिए सिखाया जाता है, अपना कंसंट्रेशन के लिए सिखाया जाता है, फोकस बढ़ाना सिखाया जाता है। ये पढ़ाई में तो बहुत मदद करता है।
अच्छा, तो जो बच्चे यहाँ नहीं आ गए हैं उन्हें कुछ मैसेज देना चाहोगे? मैं ये बिल्कुल कहना चाहूँगा कि आप आइए यहाँ पर। ये तो अभी तो आप मिस कर चुके हैं क्योंकि अभी तो कोर्स के सेकेंड डे है, लेकिन अगर आप नेक्स्ट टाइम अगर ज्वाइन करेंगे तो आप रिग्रेट नहीं करेंगे, इससे बहुत मज़ा आएगा आपको। मेरे साथ आयुषी है। मैं उनसे जानूंगी कि ये 4 दिवसीय वर्कशॉप का उन्हें कितना फ़ायदा मिला और वो बाकी अन्य लोगों तक क्या मैसेज देना चाहेंगी। जय गुरुदेव, मैं आयुषी हूँ। ये जो मेधा योगा लेवल 1 श्री गुरुदेव श्री शिव शंकर जी के द्वारा जो दिया गया हमारे लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग फॉर अस फ्रॉम हिम कि उन्होंने ये प्रोग्राम हम बच्चों के लिए डिज़ाइन किया। मेरा ये फ़र्स्ट टाइम नहीं है, मेरे को ये करते हुए 2 साल हो गया है। मेधा योगा की चीज़ें प्रैक्टिस करते हुए, सुदर्शन क्रिया जो इतनी सुंदर क्रिया सुंदर चीज़ है वो करते हुए मेरे को 2 साल लगभग होने जा रहा है। ऑनलाइन जब थी मैं क्लास 9 में, अभी मैं क्लास 10 में हूँ, तो मुझे मेरी टीचर मिस सोनाली से पता चला इसके बारे में और मैं इससे जब से मुझे पता चला तभी से मैं कहीं ना कहीं से अटैच हो गई थी। तो फिर मैंने मेधा योगा पहले ऑनलाइन किया, फिर मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं उसे जितनी भी बार ऑनलाइन हुआ हमारे पास तब था हमारे पास चॉइस कि हमें जितना मैंने उतना कर सके। तो मैंने पूरा किया उस पिछले साल पूरा ऑनलाइन, फिर इस साल मैंने ऑनलाइन भी जो हुआ वो भी किया। मेधा योगा जितनी बार हो सका मैंने उसे रिपीट किया और ऑनलाइन ऑफलाइन भी जब हुआ तो मैंने एक बार रिपीट किया अनुप्रिया मैम के यहाँ हाउसिंग कॉलोनी में। और अब मेरा ये सेकंड टाइम है जब मैं ऑफ़लाइन रिपीट कर रही हूँ और ये जो प्रोग्राम है ये एकदम कुछ अलग ही लेवल की चीज़ है। ये चीज़ ऐसी नहीं है जो मैं बोल दूँ तो आप मान जाओ, एक बार होता है ना कि आप करके देखो। वैसे आप सब जानते हैं कि रसगुल्ला का कितना भी स्वाद हो हम बता सकते हैं, बट वो एक्चुअली में जो एक्सपीरियंस करना रहता है वो आपको करना रहता है। आयुषी, आप क्लास 10th में हैं। जी मैं 10th में हूँ। इस बार आपका बोर्ड रहेगा। हाँ डेफिनेटली। तो ये जो हम श्री श्री रविशंकर जो गुरुदेव जी जिन्हें हम गुरुदेव कहते हैं, तो अभी तो मैं 2 बच्चे से बात की तो उन्हें उतना कुछ पता नहीं है और आपने पहले एक्सपीरियंस किया हाँ, है। हाँ। तो आप आर्ट ऑफ लिविंग को कैसे डिफाइन करना चाहेंगे? आर्ट ऑफ लिविंग एज इट सेज लाइक आर्ट ऑफ लिविंग, जीने का एक अलग ही नज़रिया, एक अलग ही कला। वो गुरुदेव ने हमारे को इतना सुंदर ये इंस्टीट्यूशन दिया है, ये एक अलग चीज़ है। लाइक आप एक बार जब इससे जुड़ते हो ना तो आप कहीं भी आपका मन इधर उधर नहीं भटकेगा, आप इससे एकदम बहुत गहरी तरह से जुड़ जाओगे। ये इसमें हमें जीवन को कैसे आसानी से जीना चाहिए, अपने स्ट्रेस को कैसे दूर करना चाहिए, दूसरों से ना मतलब दूसरों से अच्छी तरह जुड़ो, प्रेम के भाव में जुड़ो, बट जो नेगेटिविटी होती है ना उन सबको दूर रखो और अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है वो किसी तक ना पहुंचने दो। अपने आप को इतना पॉजिटिव बनाओ कि दूसरे आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। ऐसा ना हो कि आप लाइक कोई आपको बुरा या ऐसे कहे। हम लोग को दूसरे से ना प्रभाव होना है और ना ही अपना गलत प्रभाव दूसरे के ऊपर डालना है। और ये जो इंस्टीट्यूशन है हमारा आर्ट ऑफ लिविंग का, आप इससे एक बार जुड़ो, उसके बाद देखो आपके अंदर एक अलग ही एकदम अलग ही चेंज आएगा। ये चीज़ बोलने की नहीं है, आप एक बार करके देखो तो आपको पता चलेगा। आप कौन से स्कूल से हैं? मैं कामिल स्कूल धनबाद से हूँ। तो आपकी हिंदी जो है वो काफ़ी मुझे अच्छी लगी। अभी बाकी जितने बच्चों से मैं बात की तो ये हिंदी के प्रति झुकाव कैसे हुआ? आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़कर या पहले से ही हिंदी अच्छी थी? हिंदी तो एज हम इंडिया से है तो हिंदी हमारी ऐसी भी मातृभाषा है। मेरे मम्मी पापा को हिंदी इंग्लिश आती है जी। बट हमारा रेगुलर भी हिंदी में ही है, स्कूल में भी हम लोग हिंदी पढ़ते हैं। और आर्ट ऑफ लिविंग क्या हम लोग हर भाषा में मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि हिंदी या इंग्लिश। हम लोग हिंदी इंग्लिश हर भाषा में उतना ही मान रखते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग में भाषा में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो हिंदी का कोई वैसा बात नहीं है, हम अब पहले से ही हिंदी जानते हैं। अच्छा आयुषी, मुझे एक बात बताइएगा, जैसे आजकल हम लोग देख रहे हैं कि डिप्रेशन खास करके यूथ में काफ़ी बहुत बढ़ गया है और लोग सुसाइड तक कर ले रहे हैं। इस पर आपको क्या लगता है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जब इंसान का माइंड इतना वीक हो जाता है कि उन्हें सुसाइड करना पड़ जाता है? और आप आज बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगी जिनके मन में एक मान लीजिए रिजल्ट में कोई फेल कर गया या कोई प्रमोट कर गया तो तुरंत कुछ नहीं तो एक ऑप्शन है सुसाइड करना, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारे कोर्स का एक की पॉइंट है बी बटन प्रूफ। बी बटन प्रूफ का इन द सेंस कि आपकी फीलिंग्स का रिमोट दूसरों के हाथों में नहीं होना चाहिए। आपकी फीलिंग्स आप तक सीमित रहनी चाहिए। आप खुश रहो या आप दुखी रहो, दूसरा इसे डिसाइड नहीं कर सकता है, ठीक है। कोई भी आपके साथ कुछ भी करे, अब आपको मार्क्स ही ख़राब आ गए तो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा कैपेबिलिटी उतना नहीं था, मुझसे अच्छा करके आगे ला सकते हैं।
ये जो डिप्रेशन की बात है ना, एक्चुअली में ऐसा कोई फिनोमेना तब तक नहीं होता जब तक आप नहीं मानते, ठीक है। दुख है सबके जीवन में, किसी एक के जीवन में नहीं होता। सबको कुछ ना कुछ चीज़ें होती है जो उन्हें ख़राब लगती है। सबके जीवन में कुछ ना कुछ होता है, बस कोई कुछ बोलते नहीं है, कोई बोलते रहते हैं, कोई दिखाते हैं और कोई इतना मान लेते हैं कि फिर डिप्रेशन। तो दुख जब तक होता है ना, ऐसा दुनिया में कोई चीज़ नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। हर चीज़ का सॉल्यूशन है, आप लोगों से जुड़ना शुरू करो, अच्छे दोस्त बनाना शुरू करो, आप खुलो, तब कोई डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ नहीं। अपने टीचर्स को अपने दिल के करीब रखो, अपने मम्मी पापा से ज़्यादा अच्छे रिलेशनशिप बनाओ। और इसका एक उपाय है मेधा योगा लेवल 1 आर्ट ऑफ लिविंग को ज्वाइन करो। मेधा योगा ही नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें। मेधा योगा के बाद भी मेधा योगा लेवल 2 है। अगर आप छोटे हो तो उत्कर्ष योगा है, फिर बड़े होने के बाद हैप्पीनेस प्रोग्राम्स है, फिर हमारी सहज समाधि है। बहुत सारे कुछ प्रोग्राम्स हैं जो गुरुदेव ने हमें गिफ्ट दिया है। आप ये सब करो। और डिप्रेशन मेरी मानने की है कि जब तक आप ठान लेना कि नहीं मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है, मेरी हर दुख का मतलब हर चीज़ों का सलूशन है, फिर तब तक कुछ डिप्रेशन नहीं होने वाला। और वही आप मान लो कि हाँ मेरे को ये दुख है, ये दुख सिर्फ मेरे को है। अब सब तो बताते नहीं फिरेगा ना कि मेरे घर में ये दिक्कत है, ये घर है, ये है। सब तो हर जगह बताते नहीं फिरे। तो ऐसा नहीं सोचना है कि सिर्फ मेरे ही जीवन में प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो किसी से शेयर करो, तब आपको पता चलेगा, ठीक है। और ज़्यादा मानना नहीं है, खुश रहना है, अपने अंदर पॉजिटिविटी लानी है। अगर आप नहीं कोई दिक्कत है, अगर आप नहीं कर पा रहे हो कुछ भी, तो थोड़ा बहुत नेट पे भी मेडिटेशन है। आप दिन भर फ़ोन चलाते हो, उससे बढ़िया आधा घंटा मेडिटेट कर लो। आधा नहीं, 10-15 मिनट की भी वीडियो, हमारे गुरुदेव की वीडियोज़ है कई सारी मेडिटेशन की, तो आप लोग कर सकते हो उस आयुषी, मेडिटेशन। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ तो आप मुझे काफ़ी मैच्योर लगी। एक 10th क्लास की बच्ची इतनी मैच्योर है तो मैं समझ सकती हूँ कि लाइफ में या आपकी फैमिली में कोई इतने मतलब बहुत समझदार पढ़े लिखे लोग हैं या आपकी सराउंडिंग वैसी है। तो मम्मी पापा आपके क्या जॉब में है दोनों? मेरे पापा जॉब करते हैं, मेरी मम्मा हाउसवाइफ है। पापा किस चीज़ का जॉब करते हैं? इंजीनियर है, डेको कंपनी में ही इज़ अ प्रोजेक्ट मैनेजर। तो आपको लगता है HR क्या कि आपके जितने मतलब एज ग्रुप वाले बच्चे हैं उनसे थिंकिंग थोड़ी बड़ी है, या ये आर्ट ऑफ लिविंग के जरिए हो पाया इतनी मैच्योर? हम्म, मेरे को तो हाँ, मेरे को पहले भी लोग बोलते थे कि हाँ थोड़ा-सा लगता है, बट मेरे को पता है कि जब से मैं आर्ट ऑफ लिविंग में आई तो मेरे में वो चेंज आया है। और स्पेशली तब जब हम मिस सोनाली से मिले तो एक शिफ्ट था मेरे अंदर, एक अलग ही चेंज था। लाइक मिस सोनाली के प्रति मेरा बहुत ज़्यादा उनके तरफ खिंचाव है, मेरे को उससे बहुत लगाव है। और गुरुदेव की तरफ तो बिल्कुल ही, गुरुदेव का बस एक हँसता हुआ चेहरा, मिस सोनाली का बस एक हँसता हुआ चेहरा, वो एकदम चेंज कर देता है। तो मेरे को लगता है जब से हम आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े, जब से मिस सोनाली से मिले, तो वो मेरे अंदर थोड़ा-सा शिफ्ट था। हाँ, बाकी तो मेरे मम्मी-पापा हमेशा से मेरे साथ थे।